आज के वक्त में सच्चे और सीधे लोग अक्सर बेवकूफ़ समझे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया ऐसे ही लोगों के भरोसे चल रही है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर आता है जो उसे ढपोर संग बना देता है और ज़िंदगी भर के लिए कोई नया सबक सिखा के जाता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ढपोर संग एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जो दिल से तो बहुत अच्छा है, पर दुनिया उससे ज़्यादा चालाक निकल गई। आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी का नाम ढपोर संग, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं जिन्हें दिल से तो मैं एक रत्न समझता हूँ, पर पुकारता हूँ ढपोर संग कह के, और वो बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है उसकी आधी बुद्धि दे दी होती तो आज वो कुछ और होते। उन्हें हमेशा तंग हस्त ही देखा, मगर किसी के सामने कभी हाथ फैलाते नहीं देखा। हम और वह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं, बहुत अच्छी जान पहचान है, पर यह जानते हुए भी कि मेरे लिए 150 रुपये से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बड़ी खुशी से करूँगा। कभी मुझसे ये एक पाई के भी रवादार न हुए। अगर हिले हवाले से बच्चों को 2-4 रुपये दे देता हूँ तो विदा होते समय उसकी दोगुना रकम की मुरादाबादी बर्तन लादने पड़ते हैं। इसलिए मैंने यह नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूँ तो 1-2 दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूँ देता हूँ। मौसम में जो सबसे महंगे से महंगी चीज़ होती है वही खाता हूँ, और मांग मांग कर खाता हूँ। मगर दिल के ऐसे बेहया हैं कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊँ और उनसे ना मिलूँ तो बुरी तरह डांट बताते हैं। इधर 2-3 साल से मुलाकात न हुई थी। जी देखने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, छोटा सा डील। द्वार पर आवाज़ दी। ढपोर संग तुरंत बाहर निकल आए और गले से लिपट गए। तांगे पर से मेरे ट्रंक को उतारकर कंधे पर रख लिया, बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए। कहता हूँ बिस्तर मुझे दे दो, मगर कौन सुनता है। भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए। छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया। बस यही परिवार है। कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है। खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत नहीं है। इतने खत किसके हैं? कौतूहल से पूछा। यह क्या कूड़ा फैला रखी हो जी, समेटो। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, कूड़ा न कहिए, एक एक पत्र साहित्य का रत्न है। आप तो इधर आए ही नहीं, इनके एक नए मित्र पैदा हो गए हैं। यह उन्हीं के कर कमलों का प्रसाद है। ढपोर संग ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम उसके नाम से क्यों जलती हो जी? मेरी समझ में ही नहीं आता। अगर तुम्हारे 200-400 रुपये उस पर आते हैं तो उसका देनदार मैं हूँ। वह भी अभी जीता जागता है। किसी को बेईमान क्यों समझती हो? यह क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है? और फिर 200-400 रुपये एक मित्र के हाथों डूब ही जाएं तो क्या रोना। माना हम गरीब हैं, 200-400 रुपये हमारे लिए 2-4 लाख रुपए से कम नहीं है, लेकिन खाया तो एक मित्र ने ही है। देवी जी जितनी रूपवती थी उतनी ही जबान की तेज। बोली, अगर ऐसों का नाम मित्र है तो मैं नहीं समझती शत्रु किसे कहते हैं। ढपोर संग ने मेरी तरफ देखा, मानो मुझसे हामी भराने के लिए कहा। औरतों का हृदय बहुत ही संकीर्ण होता है। देवी जी नारी जाति पर यह आपेच कैसे सह सकती थी? आंखें तरेर कर बोली, यह क्यों नहीं कहते कि उल्लू बना कर ले गया, ऊपर से हेकड़ी जताते हो। दाल गिर जाने पे तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं जानती हूँ रुपया हाथ का मैल है। यह भी समझती हूँ कि जिसके भाग्य का था उसके भाग्य में गया, मगर यह कभी न मानूंगी कि वह सज्जन था और आदर्शवादी था। और यह क्या था? वह था, साफ साफ क्यों नहीं कहते, लंपट था, दगाबाज था। बस मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। ढपोर संग ने गर्म होकर कहा, मैं यह नहीं मान सकता। देवी जी भी गर्म होकर बोली, तुम्हें मानना पड़ेगा। महाशय जी आ गए हैं, मैं इन्हें पंच बदती हूँ। अगर यह कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था, आदर्शवादी था, वीरात्मा था, तो मैं मान लूँगी और फिर उसका नाम न लूँगी। और यदि इनका फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो लाला, तुम्हें इनको अपना बहनोई कहना पड़ेगा। मैंने पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप किसका जिक्र कर रही हैं? वह कौन था? देवी जी ने आंखें नचाकर कहा, इन्हीं से पूछो कौन था। इनका कोई बहनोई था।
ढपोर संघ ने झेप कर कहा। अजय एक साहित्य सेवी था, अरुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहाँ आ पड़ा था। उस वक्त तो ये भी भैया भैया कहती थी, हलवा बना बना कर खिलाती थी, उसकी विपत्ति कथा सुनकर टेसमें बहाती थी। और आज वह दगाबाज है, लंपट है, लबार है। देवी जी ने कहा, वह तुम्हारी खातिर थी। मैं समझती थी लेख लिखते हो, व्याख्यान देते हो, साहित्य के मर्मज्ञ जानते हो, कुछ तो आदमी पहचानते होगे। पर अब मालूम हो गया कि कलम घिसना और बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात। मैं इस जोशी का वृतांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। ढपोर संघ तो अपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे, मगर देवी जी ने कहा, खाने पीने से निवृत्त होकर पंचायत में बैठे। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। देवी घर में जाती हुई बोली, तुम्हें कसम है जो अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहा, मैं भोजन बनाकर जब तक खिला न लूँ तब तक दोनों आदमी पर दफ़ा 144 है। ढपोर संघ ने आंखें मारकर कहा, तुम्हारा नमक खाकर यह तुम्हारी ही तरफदारी करेंगे। इस बार देवी जी के कानों में यह जुल्मा न पड़ा। धीमे स्वर में ही कहा, नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ तो ज़रूर जवाब दिया होता। देवी जी चूल्हा जला चुके और ढपोर संघ उनकी ओर से निश्चिंत हो गए तो मुझसे बोले, जब तक वह रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वृत्तांत सुना दूँ। मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा, नहीं भाई, मैं पंच बनाया गया हूँ और इस विषय में कुछ न सुनूंगा, उन्हें आ जाने दो। मुझे भय है कि तुम उन्हीं सा फैसला न कर दो, फिर वह मेरा घर में रहना अपहार कर देगी। मैंने ढांढस दिया, यह आप कैसे कह सकते हैं कि मैं फ़ैसला गलत करूँगा? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी अदालत में औरतों के सामने मर्द कभी नहीं जीत सकता। तो क्या चाहते हो, तुम्हारी डिग्री कर दूँ? क्या दोस्ती का इतना भी हक नहीं अदा कर सकते? अच्छा लो, तुम्हारी जीत हो गई, चाहे गालियाँ ही क्यों ना मिले। खाते पीते दोपहर हो गई, रात का जागा था, सोने की इच्छा हो रही थी, पर देवी जी कब मानने वाली थी। भोजन करके आ पहुँची। ढपोर संघ ने पत्रों का पुलिंदा समेटा और वृतांत सुनाने लगे। देवी ने सावधान किया, एक शब्द भी झूठ बोले तो जुर्माना होगा। ढपोर संघ ने गंभीर होकर कहा, झूठ वह बोलता है जिसका पक्ष निर्बल होता है, मुझे तो अपनी विजय पर विश्वास है। इसी के बाद कथा शुरू हो गई। 2 साल से ज़्यादा हुए। एक दिन मेरे पास एक पत्र आया जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी। करुणाकर का पत्र था। इस साहित्यिक रीति से उनसे मेरा प्रथम परिचय हुआ। साहित्यकारों की इस ज़माने में जो दुर्दशा है उसका अनुभव मैं कर चुका हूँ और करता रहता हूँ, और यदि भूमिका की बात कर रहे हैं तो उनकी सेवा करने का पशोपेश नहीं होता। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप ड्रामा भेज दीजिए। 1 सप्ताह में ड्रामा आ गया, पर अब के पत्र में भूमिका लिखने की नहीं, कोई प्रकाशक ठीक कर देने की प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशकों के झंझट में नहीं पड़ता। 1-2 बार पढ़कर कई मित्रों का जानी दुश्मन बन चुका हूँ। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी। ड्रामा मुझे सुंदर मालूम हुआ, इसलिए भूमिका भी प्रशंसात्मक थी। कितने ही पुस्तकों में भूमिका लिख चुका हूँ, ये कोई नई बात न थी, पर अब की भूमिका लिखकर पिंड न छूटा। 1 सप्ताह बाद एक लेख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित करा दीजिए। ढपोर संघ एक पत्रिका के संपादक हैं। इसे गुण कहिए या दोष, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है, और जब किसी लेखक का मुआवला हो तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीव्र हो जाती है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ जो साहित्यकारों के साये से भागते हैं। वह खुद निपुण लेखक हैं, बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही जिंदा दिल। अपनी शादी करके लौटने पर जब जब रास्ते में मुझे उनसे भेंट हुई, कहा, आपकी मिठाई रखी हुई है, भिजवा दूंगा। पर वह मिठाई आज तक ना आई। हालांकि अब ईश्वर की दया से विवाह तरु में फल भी लग गए हैं, लेकिन खैर, मैं साहित्य सेवियों से इतना चौकन्ना नहीं रहता। इन पत्रों में इतनी विनय, इतना आग्रह, इतनी भक्ति होती है कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते हैं। यह उसे मंजूर न हुआ, उस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया,
बाप आदर्श भाई भक्त था। उसने चाचा के फैसले की अपील न सुनी। ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बाहर निकलने के उसके पास कोई चारा न था। यूं वन वन पत्ते तोड़ता, द्वार द्वार ठोकरे खाता वह ग्वालियर आ गया। उस पर मंदाग्नि का रोगी, जीर्ण ज्वर से ग्रस्त। आप ही बतलाइए, ऐसे आदमी से सहानुभूति न होगी? फिर जब आदमी आपको प्रिय भाई साहब लिखता है, अपने मनोरहस्य आपके सामने खोल कर रखता है, विपत्ति में भी धैर्य और पुरुषार्थ से हाथ नहीं छोड़ता, कड़ी से कड़ा परिश्रम करने को तैयार है, तो आप में सौजन्य का अणु मात्र भी है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, अब फिर ड्रामे पर आइए। कई दिन बाद जोशी का पत्र प्रयाग से आया। वह वहाँ एक मासिक पत्रिका में संपादकीय विभाग में नौकर हो गया। यह पत्र पाकर मुझे संतोष और आनंद हुआ। कह नहीं सकता कितना उद्यमी आदमी है। उसके प्रति मेरा स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया। पत्रिका का स्वामी संपादक सख्ती से पेश आता था। जरा सी देर होने पर भी दिन भर की मजदूरी काट लेता, बात बात पर घुड़कियाँ जमाता। पर यह सत्याग्रही वीर सब कुछ सहकर भी अपने काम में लगा रहता। अपना भविष्य बनाने का ऐसा अवसर पाकर उसे छोड़ नहीं देता। यह सारी बातें स्नेह और विश्वास को बढ़ाने वाली थीं। एक आदमी को कठिनाइयों का सामना करता देखकर उसे किससे प्रेम न हो जाएगा, किसे उस पर गर्व न होगा। प्रयाग में वह ज़्यादा दिन न ठहर सका। उसने मुझे लिखा, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, भूखों मरने को तैयार हूँ, पर आत्मसम्मान में दाग नहीं लगा सकता, कुवचन नहीं सह सकता। ऐसा चरित्र यदि आप पर प्रभाव न डाले तो मैं क्या करूं? मैं तो कहूँगा आप चालाक चाहे जितने हों, पर हृदय शून्य है। 1 सप्ताह बाद प्रयाग से फिर पत्र आया। व्यवहार मेरे लिए असह्य हो गया। आज मैंने इस्तीफा दे दिया। यह न समझिएगा कि मैंने हल्के दिल में लगी लगाई रोजी छोड़ दी। मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ तक कि कुछ कुछ वह भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर आत्मसम्मान का खून नहीं कर सकता। अगर यह कर सकता तो मुझे एक घर छोड़कर निकलने की क्या आवश्यकता थी। मैंने बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय कर लिया है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि अपने घर वालों के सामने हाथ न फैलाऊंगा, उससे दया की भिक्षा न मांगूंगा। मुझे कूली घूरी करना मंजूर है, टोकरी ढोना मंजूर है, पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता। मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। यह व्यक्ति अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र न था, जिसके सुखी से सुख और दुख से दुखी होने पर भी हम दर्शक ही रहते हैं। अब वह मेरे इतने निकट पहुंच गया था कि उस पर आघात होते देखकर उसकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार था। उसे डूबते देखकर पानी में कूदने से भी ना हिचकता। मैं बड़ी उत्कंठा से उसके बम्बई से आने वाले पत्र का इंतज़ार करने लगा। 6वें दिन पत्र आया। वह बम्बई में काम खोज रहा था। लिखा था, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। फिर 2-2, 4-4 दिन के अंतर में कई पत्र आए। वह वीरों की भांति कठिनाइयों के सामने कमर कस के खड़ा था। हालांकि 3 दिन से उसने भोजन न किया था। ओह, कितना ऊंचा आदर्श है, कितना उज्जवल चरित्र। मैं समझता हूँ मैंने उस समय बड़ी कृपणता की। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। यह बेचारा इतने कष्ट से उठा रहा है और तुम बैठे देख रहे हो। क्यों उसके पास कुछ रुपए नहीं भेज देते? मैंने आत्मा के कहने पर अमल किया, पर अपनी बेदर्दी पर खिन्न अवश्य था। जब कई दिन की बेचैनी भरे हुए इंतज़ार के बाद यह समाचार आया कि वह एक साप्ताहिक पत्र में संपादकीय विभाग में जगह पा लिया है, तो मैंने आराम की सांस ली और ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे। उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता। कितने सजीव, कितने विचार से भरे लेख थे। उसने मुझसे भी लेख मांगे, पर मुझे अवकाश न था। क्षमा मांग ली। हालांकि इस अवसर पर उसको प्रोत्साहन न देने का मुझे बड़ा खेद था, लेकिन शायद बाधाएं उसके लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थीं। पत्र के ग्राहक कम थे। चंदे और डोनेशन से काम चलता था। रुपए हाथ आ जाते तो कर्मचारियों को थोड़े थोड़े मिल जाते, नहीं तो आसरा लगाए काम करते रहते।
इस दशा में गरीब के 3 महीने कटे। आशा थी 3 महीने का हिसाब होगा तो अच्छी रकम हाथ आएगी, मगर वहाँ भी सूखा जवाब मिला। स्वामी ने टाट उलट दिया, पत्र बंद हो गया और कर्मचारियों को अपना मुंह सा लिए विदा होना पड़ा। स्वामी की सज्जनता में संदेह नहीं, लेकिन रुपए कहाँ से लाता? सज्जनता के नाते लोग आधे वेतन पर काम कर सकते थे, लेकिन पेट बांधकर काम करना मुमकिन नहीं था। और फिर बम्बई का खर्च, बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खाने पड़ी। मैंने खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य न बनाया, नहीं तो बेचारा पेट के लिए क्यों मारा मारा फिरता। अब की बार बहुत हैरान होना पड़ा। किसी मिल के गांठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया। 1 रुपया रोज़ मजदूरी मिलती। बम्बई का 1 रुपया इधर के 4 आने के बराबर समझो। कैसे उसका काम चलता होगा ईश्वर ही जाने। कई दिन बाद एक लंबा पत्र आया। एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी, अगर तुरंत 100 रुपये जमानत दे तो। एजेंसी यहाँ की फ़ौजों में जूते, सिगार, साबुन आदि सप्लाई करने का काम करती थी। अगर यह जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते। लिखा था, अब ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। हिम्मत ने जवाब दे दिया है। आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं सोचता। केवल माताजी की चिंता है, रो रो कर प्राण दे देंगी। पिताजी के साथ उन्हें शारीरिक सुखों की कमी नहीं है, पर मेरे लिए उनकी आत्मा तड़पती रहती है। मेरी यही अभिलाषा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाए तो एक बार उन्हें अपने साथ रख के जितनी सेवा कर सकता हूँ करूँगा। इसके सिवा मुझे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जमानत कहाँ से लाऊं? बस कल का दिन है और परसों तो कोई दूसरा उम्मीदवार जमानत देकर उसे ले लेगा और मैं ताकता रह जाऊंगा। एजेंट मुझे रखना चाहता है, लेकिन अपने कार्यालय के नियमों का क्या करें? इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई न कोई राह निकल आती है। मैंने रुपए भेजने का निश्चय कर लिया। अगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधर जा रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे बड़ा रुपयों का सदुपयोग क्या हो सकता है? हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल से ही निकलती है, पर संयोग से उस वक्त मेरे कोष में रुपए मौजूद थे। मैं इसके लिए अपनी कृपणता का ऋणी हूँ। देवी जी की सलाह ली, बड़ी खुशी से राजी हो गई। हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सिर मढ़ा जाता है। कल रुपयों का पहुँचना आवश्यक था, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाता। मनी ऑर्डर 3 दिन में पहुँचेगा। तुरंत तार घर गया और तार से रुपए भेज दिए। जिसने वर्षों की कतर व्यतर में इतने रुपए जोड़े हों, जिसे भविष्य की अभाव में भी दिखती हो, वह उस आनंद का अनुभव कर सकता है जो उस समय मुझे हुआ। सेठ अमीर चंद को 10 लाख दान करके भी इतना आनंद न हुआ होगा। दिया तो मैंने ऋण समझकर ही, पर वह दोस्ती का ऋण था, जिसका अदा होना स्वप्न की यथार्थ होने जैसा था। उस पत्र को मैं कभी न भूलूंगा, जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे, एक एक शब्द अनुग्रह में डूबा हुआ। मैं उसे साहित्य की एक चीज़ समझता हूँ। देवी ने चुटकी ली। 100 रुपये में तो उससे अच्छा पत्र लिखा जा सकता है। ढपोर संघ ने कुछ जवाब न दिया, कथा कहने में तन्मय थे। बम्बई में वह किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था। केवल नाम और पोस्ट बॉक्स लिखने से ही उसे पत्र मिल जाता था। वहाँ से कई पत्र आए। वह प्रसन्न था। देवी जी बोली, प्रसन्न क्यों ना होता? कंपे में एक चिड़िया जो फंस गई थी। ढपोर संघ ने चिढ़कर कहा, या तो मुझे कह लेने दो या तुम कहो, बीच में मत बोलो। बम्बई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है और वह काशी आ रहा है। उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। काशी में उसके एक मौसा थे जो वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर वह उनके घर न उतरकर अलग ठहरा है। इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है। मगर 1 महीने में काशी से उसका जी भर गया। शिकायत से भरे पत्र आने लगे।
सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामद करनी पड़ती है। सुबह का गया गया 10 बजे रात को घर आता हूँ। उस वक्त अकेला अंधेरा घर देख कर चित्त दुखी हो जाता है। किससे बोलूँ, किससे हंसूँ। बाजार की पूरियाँ खाते खाते तंग आ गया हूँ। मैंने समझा अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है अब किस्मत में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात रात भर पड़ा रोता रहता हूँ। मुझे इन पत्रों में वह मुझे अपने आदर्श से गिरता हुआ मालूम हुआ। मैंने उसे समझाया, लगी रोजी ना छोड़ो, काम किए जाओ। जवाब आया, मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जाता। फौजियों का व्यवहार असह्य है। फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं और रंगून जाकर मैं नहीं बच सकता। मैं कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूँ। कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मैं इस पत्र का जवाब देने ही जा रहा था कि फिर पत्र आया। मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूँ। दूसरे दिन वह आ पहुँचा। दुबला सा आदमी, सांवला रंग, लंबा मुंह, बड़ी बड़ी आँखें, अंग्रेजी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होलडाल। मैं तो उसके ठाट बाट को देखकर दंग रह गया। देवी जी ने टिप्पणी की, फिर भी तो ना चेते। मैंने समझा था गाढ़े का कुर्ता, चप्पल, ज़्यादा से ज़्यादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर यह महाशय तो पूरे साहब बहादुर निकले। मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए संकोच हुआ। देवी जी से बिना बोले ना रहा गया। आते ही श्री चरणों में तो सिर रख दिया। अब और क्या चाहते थे। ढपोर संग अब की मुस्कुराए, देखो श्यामा, बीच बीच में मत टोको। अदालत की प्रतिष्ठा यह कहती है कि अभी चुपचाप सुनती जाओ। जब तुम्हारी बारी आएगी तो जो चाहे कह लेना। फिर सिलसिला शुरू हुआ था। तो दुबला पतला मगर बड़ा फुर्तीला, बातचीत में बड़ा चतुर, एक जुमला अंग्रेजी बोलता, एक जुमला हिंदी, और हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी जैसे आप जैसे सभ्य लोग बोलते हैं। बातचीत शुरू हुई। आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। मैंने जैसा अनुमान किया था वैसा ही आपको देखा। बस अब मालूम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूँ। इतने दिनों तक कैदी था। मैंने कहा, तो क्या इस्तीफ़ा दे दिया? नहीं, अभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ। अभी इस महीने का वेतन नहीं मिला। मैंने लिख दिया है, यहाँ के पते पर भेज दें। नौकरी तो अच्छी है, मगर काम बहुत करना पड़ता है और मुझे लिखने का अवसर नहीं मिलता। खैर, रात को मैंने इसी कमरे में सुलाया। दूसरे दिन यहाँ के एक होटल में प्रबंध कर दिया। होटल वाले पेशगी के लिए रुपए लेते हैं। जोशी के पास रुपए न थे। मुझे 30 रुपये देने पड़े। मैंने समझा इसका वेतन आता ही होगा, ले लूँगा। यहाँ मेरे एक माथुर मित्र हैं, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था। उनके आने की खबर पाते ही होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोशी 2-3 बार दिन में, एक बार रात में ज़रूर आते और खूब बातें करते। देवी जी उनको हाथों पे लिए रहती। कभी उनके लिए पकौड़ियाँ बना रही, कभी हलवा। जोशी हरफर मौला थे, गाने में कुशल, हारमोनियम में निपुण, इंद्रजाल की करतब दिखलाने में कुशल। सालन अच्छा पकाता था। देवी जी को गाना सीखने का शौक़ पैदा हो गया। उसे म्यूज़िक मास्टर बना लिया। देवी जी लाल मुंह करके बोली, तो क्या मुफ्त में हलवा पकौड़ी और पान बना बना कर खिलाती थी? 1 महीना गुजर गया, पर जोशी का वेतन ना आया। मैंने पूछा भी नहीं। सोचा अपने दिल में समझेगा कि अपने होटल के रुपए का तकाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमने जाते, साथ रहते। जोशी जब जाते माथुर बखान करते, माथुर जब जाते जोशी की तारीफ़ करते। जोशी के पास अपने अनुभवों का विशेष भंडार था। वह फ़ौज में रह चुका था। जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे आदमी से हो गया तो शोक में उसने फ़ौज की नौकरी छोड़ दी। सामाजिक जीवन की ना जाने कितनी ही घटनाएं उसे याद रहती थीं, और जब अपने माँ बाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते। देवी जी भी उसके साथ रोती।
देवी जी तिरछी आंखों से देख कर रह गईं। बात सच्ची थी। एक दिन मुझसे वह अपने ड्रामे की बड़ी तारीफ की। वह ड्रामा कलकत्ते में खेला गया और मदन कंपनी के मैनेजर ने उसे बधाइयाँ दी थीं। ड्रामे के 2-4 टुकड़े उसके पास पड़े थे। उसने मुझे सुनाए। मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। उसने काशी के एक प्रकाशक के हाथ वह ड्रामा बेच दिया था और कुल 25 रुपये में। मैंने कहा, उसे वापस मंगवा लो, रुपए मैं दे दूँगा। ऐसी सुंदर रचना किसी अच्छे प्रकाशक को देंगे या किसी थिएटर कंपनी से खिलवाएंगे। 3-4 दिन बाद मालूम हुआ कि प्रकाशक अब 50 रुपये लेकर लौट आएगा। कहता है, इसका कुछ अंश छाप चुका हूँ। मैंने कहा, मंगा लो, 50 रुपये ही सही। ड्रामा वीपी से वापस आया। मैंने 50 रुपये दे दिए। महीना ख़त्म हो रहा था। होटल वाले दूसरा महीना शुरू होते ही रुपए मांगेंगे। मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूँगा। बेचारा गरीब आदमी है। अगर मैं 20 रुपया भी दे दूँगा तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह माथुर के घर डट गया। जब आता तो माथुर के घर की कोई न कोई रहस्य लेकर आता। यह तो मैं जानता था कि माथुर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर था। वह नौकरी भी छूट गई थी, मगर यह ना मालूम था कि उसके यहाँ फाके हो रहे हैं। कभी मकान मालिक आकर गालियाँ सुना जाता, कभी दूध वाला, कभी बनिया, कभी कपड़े वाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है। जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी कहता और रोता। मैं तो जानता था कि मैं ही आफत का मारा हूँ। माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई। मुझे अपनी ही चिंता है और दूसरे की फिक्र नहीं। जिसके द्वार जा पड़ूं 2 रोटियां मिल जाएंगी, मगर माथुर के पीछे तो पूरा खटला है। माँ, 2 विधवा बहनें, 1 भांजी, 2 भांजे, एक छोटा भाई। इतने बड़े परिवार के लिए 50 रुपये तो केवल दाल रोटी के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है। वह अब अपने लिए नहीं, माथुर के लिए दुखी था। देवी जी ने टिका, तभी माथुर की भाजी पे डोरे डाल रहा था। दुख का भार कैसे हल्का करता। ढपोर संग ने बिगड़ कर कहा, अच्छा, अब तुम ही कहो। मैंने समझाया, तुम तो यार जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हो। क्या तुम क्या समझते हो, यह फुलझड़ियाँ मुझे न्याय पथ से विचलित कर देंगी? फिर कहानी शुरू हुई। एक दिन आकर बोला, आज मैंने माथुर के उद्धार का एक उपाय सोच लिया है। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर हैं। उनसे जग्गो माथुर की भांजी के विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। उसकी एक विधवा बहन को 2 बच्चों के साथ ससुराल भेज दूँगा। दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने पर राजी है। बस 3-4 आदमी रह जाएंगे। कुछ मैं दूंगा, कुछ माधुर पैदा करेगा, गुजर हो जाएगा। मगर आज उसके घर का 2 महीने का किराया देना पड़ेगा। मकान मालिक ने सुबह से ही धरना दे रखा है। कहता है अपना किराया लेकर ही लौटूंगा। आपके पास 30 रुपये हो तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों में मिल जाएगा। रुपए मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है, दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे इनकार करने का साहस न हुआ। देवी जी ने उस वक्त नाक और भौं जरूर सिकोड़ा, पर मैंने न माना, रुपए दे दिया। देवी जी ने डंक मारा। यह क्यों नहीं कहते कि वह रुपए मेरी बहन के बर्तन खरीद कर भेजने के लिए भेजे थे? ढपोर संख ने गुस्सा पीकर कहा, खैर यही सही, मैंने रुपए दे दिए। मगर मुझे यह उलझन होने लगी कि इस तरह मेरा कचूमर निकल जाएगा। माथुर पर एक एक संकट रोज ही सवार रहेगा। मैं कहाँ तक उसे उबारूंगा? जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए। संयोग से उन्हीं दिनों मेरे एक आगरे के मित्र आ निकले। काउंसिल में मेंबर थे, अब जेल में हैं। गाने बजाने का शौक़ है, 1-2 ड्रामे भी लिख चुके हैं। अच्छे अच्छे रईसों से परिचय है, खुद भी एक बड़े रईस हैं। अब कि वह आए तो मैंने जोशी से उनका जिक्र किया, उसका ड्रामा भी सुनाया। बोले
उसे मेरे साथ रख दीजिए, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूँगा। मेरे घर में रहे, मेरे साथ मेरे घर के आदमी की तरह रहे। जेब खर्च भी मुझसे 30 रुपये महीना लेता जाए। मेरे साथ ड्रामे लिखे। मैं फूला न समाया, जोशी से कहा। जोशी भी तैयार हो गया, लेकिन जाने से पहले उसे कुछ रुपए की ज़रूरत थी। एक भले आदमी के साथ फटे हाल तो नहीं जा सकता, और न यह उचित था कि पहले ही दिन रुपए का तकाजा होने लगे। बहुत काट छाट करने पर भी 40 रुपये का खर्च निकल गया। जूते टूट गए थे, धोतियाँ फट गई थीं, और भी कई खर्च जो इस वक्त याद नहीं है। मेरे पास रुपए न थे, श्यामा से मांगने का हौसला न हुआ। देवी जी बोली, मेरे पास तो कारू का खजाना रखा था ना, कई हजार महीने लाते हो, 100-200 रुपये बचत में आ ही जाते हैं। ढपोर संक इस व्यंग पर ध्यान न देकर अपनी कथा कहते रहे। रुपए पाकर जोशी ने ठाट बनाया और काउंसलर साहब के साथ चले। मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया था। माथुर भी साथ था। लौटा तो मेरे दिल से एक बोझ उतर गया था। माथुर ने कहा, बड़ा मोहब्बती आदमी है। मैंने समर्थन किया, बड़ा। मुझे तो भाई सा मालूम होता है। मुझे तो अब घर अच्छा न लगेगा। घर के सब आदमी रोते हैं, मालूम ही नहीं होता कि कोई गैर आदमी था। अम्मा से लड़के की तरह बातें करता था, बहनों से सगे भाई की तरह। बदनसीब आदमी है, नहीं तो जिसका बाप 2000 रुपये महावर कमाता हो, वह यूं क्यों मारा मारा फिरता। दार्जिलिंग में उसके बाप की 2 कोठियां हैं, IMS है। जोशी भी मुझे वहीं ले जाना चाहता है। 1-2 साल में तो वहाँ जाएगा ही। कहता है, तुम्हें मोटर की एजेंसियाँ खुलवा दूंगा। इस तरह ख्याली पुलाव पकाते हुए हम दोनों घर आए। मैं दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ, जोशी के लिए अच्छा सिलसिला निकल आया। मुझे अब यह आशा भी बढ़ गई थी कि अब उसे वेतन मिलेगा तो मेरे रुपए देगा। मैं सोचता था कि 4-5 महीने में चुकता कर देगा। हिसाब लगाकर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई। मैंने दिल में ही समझा कि यह भी अच्छा हुआ, जो जमा करता तो कभी न जमा हो पाता, इस बहाने किसी तरह जमा तो हो गया। मैंने यह सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन के रुपए की पेशगी क्यों न ले लूं। कह दूं कि उसके वेतन से महीने महीने काटते रहिएगा। लेकिन अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा कि एक दिन देखता हूँ जोशी और माथुर दोनों चले आ रहे हैं। मुझे भय हुआ कहीं जोशी फिर तो नहीं छोड़ आए, लेकिन शंका को दबाता हुआ बोला, कहो भाई, कब आए, मज़े में तो हो। जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह हूँ। मेरे बाबू साहब बड़े ही सज्जन आदमी हैं। मेरे लिए एक अलग कमरा खाली करा दिया है। साथ ही खिलाते हैं, बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं। आजकल किसी काम से दिल्ली गए हैं। मैंने सोचा यहाँ पड़े पड़े क्या करूँ, तब तक काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। चलते वक्त बाबू साहब ने मुझसे कहा था, मुरादाबाद से थोड़े बर्तन ले आना, मगर शायद उन्हें रुपए देने याद न रहे। मैंने उस वक्त मांगना भी उचित न समझा। आप 50 रुपये दे दीजिए, मैं परसों तक जाऊंगा और वहाँ से जाते जाते ही भिजवा दूंगा। आप तो जानते ही हैं रुपए के मुआवले में वो कितने खरे हैं। मैंने जरा रुखाई के साथ कहा, रुपए तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। देवी ने टिप्पणी की, क्यों झूठ बोलते हो, तुमने रुखाई से कहा था कि रुपए नहीं है। ढपोर संक ने पूछा, और क्या चिकनाई से कहा था। देवी जी, तो फिर कागज के रुपए क्यों दे दिए थे, बड़ी रुखाई करने वाले। ढपोर संक, अच्छा साहब, मैंने हंसकर रुपए दे दिए, बस अब खुश हुई। तो भाई मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन अपने सज्जन मित्र का वास्ता था। मेरे ऊपर बेचारे बड़ी कृपा रखते हैं। मेरे पास पत्रिका की कागज़ खरीदने के लिए 50 रुपये रखे हुए थे। मैंने उसे जोशी को दे दिया। शाम को माथुर ने आकर कहा, जोशी तो चले गए, कहते थे बाबू साहब का तार आ गया है। बड़ा उदार आदमी है, मालूम ही नहीं होता कि कोई बाहरी आदमी है। स्वभाव से बालकों सा है। भांजी की शादी तय करने के लिए कहते थे। लेन देने की कोई जिक्र ही नहीं की, पर कुछ नज़र तो देनी ही पड़ेगी। बैरिस्टर साहब जिनसे विवाह हो रहा है
दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके पास जाकर नज़र देनी होगी। जोशी जी चले जाएंगे। आज मैंने रुपए दे दिए। चलिए, एक बड़ी चिंता सिर से टली। मैंने पूछा, रुपए तो तुम्हारे पास नहीं होंगे? माथुर ने कहा, रुपए कहाँ थे साहब? एक महाजन से स्टंप लिखा कर लिए, 2 रुपए सैकड़े सूद पर। देवी ने क्रोध से भरे स्वर में कहा, मैं तो उस दुष्ट को पा जाऊं तो उसका मुंह नोच लूं। पिशाच ने इस गरीब को भी न छोड़ा। ढपोर संग बोला, यह क्रोध तो आप अब कर रही हैं ना? तब तो आप समझती थी कि जोशी दया और धर्म का पुतला है। देवी ने विरोध किया, मैंने उसे पुतला पुतली कभी नहीं समझा। हाँ, तुम्हारी तकलीफ़ों के भुलावे में पड़ जाती थी। ढपोर संग, तो साहब इस तरह कोई 2 महीने गुजर गए। इस बीच में भी जोशी 2-3 बार आए, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगे। हाँ, अपने बाबू साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की, जिनसे मुझे 2-4 गल्प लिखने की सामग्री मिल गई। मई का महीना था। एक दिन प्रातः जोशी आ पहुंचा। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि उसके बाबू साहब नैनीताल चले गए हैं। उन्हें भी लिए जाते थे, पर उन्हें हम लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगा। देवी जी ने फुलझड़ी छोड़ी। कितना त्यागी था बेचारा, नैनीताल की बहार छोड़कर यहाँ गर्मी में प्राण देने आया था। ढपोर संत ने इनकी ओर कुछ ध्यान न देकर कहा। मैंने पूछा, कोई नई बात तो नहीं हुई थी वहाँ? जोशी ने हंसकर कहा, भाग्य में तो नई नई विपत्तियाँ लिखी हैं, उनसे कैसे जान बच सकती है? अब की भी एक नई विपत्ति सिर पड़ी है। यह कहिए कि आपका आशीर्वाद था कि जान बच गई, नहीं तो अब तक जमुना जी में बहा ले चला गया होता। एक दिन जमुना किनारे सैर करने गया था। वहाँ तैराकी का मैच था। बहुत से आदमी तमाशा देखने आए हुए थे। मैं भी एक जगह खड़ा होकर देखने लगा। मुझसे थोड़ी दूर पर एक महाशय एक युवती के साथ खड़े थे। मैंने बातचीत की तो मालूम हुआ कि मेरी ही बिरादरी के हैं। यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता और चाचा दोनों से उनका परिचय है। मुझसे स्नेह की बातें करने लगे। तुम्हें इस तरह ठोकर खाते तो बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं चले जाते अपने माँ बाप के पास? माना कि उनका लोक व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन माता पिता का पुत्र पर कुछ न कुछ तो अधिकार होता है। तुम्हारी माताजी को कितना दुख हो रहा होगा। सहसा एक युवक किसी तरफ से आ निकला और वृद्ध महाशय तथा युवती को देखकर बोला, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं। वृद्ध महाशय का मुंह जरा सा निकल आया और युवती तुरंत घूंघट निकालकर पीछे हट गई। मालूम हुआ कि उसका विवाह इसी युवक से ठहरा हुआ है। वृद्ध उदार सामाजिक विचार के आदमी थे, पर्दे के कायल न थे। युवक वयस में युवक होकर भी खूसट विचारों का आदमी था, पर्दे का कट्टर पक्षपाती। वृद्ध थोड़ी देर तक तो अपराधी भाव से बातें करते रहे, पर युवक प्रतिक्षण गर्म हो जा रहा था। आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए। युवक ने आंखें निकालकर कहा, मैं ऐसी निर्लज से विवाह करना अपने लिए अपमान समझता हूँ। वृद्ध ने क्रोध से कांपते हुए स्वर में कहा, और मैं तुम जैसे लंपट आदमी से अपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समझता हूँ। युवक ने क्रोध के आवेश में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का दिया। बातों से ना जीतकर अब वो हाथों से काम लेना चाहता था। वृद्ध धक्का खाकर गिर पड़े। मैंने लपककर उन्हें उठाया और युवक को डांटा। वह वृद्ध को छोड़कर मुझसे लिपट गया। मैं कोई कुश्तीबाज तो नहीं हूँ, वह लड़ना जानता था। मुझे उसने बात की बात में गिरा दिया और मेरा गला दबाने लगा। कई आदमी जमा हो गए। जब तक कुश्ती हो रही थी, लोग कुश्ती का आनंद उठाते रहे, लेकिन जब देखा कि मामला संगीन हुआ जा रहा है तो तुरंत बीच बचाव किया। युवक बूढ़े बाबा से जाते जाते कह गया, तुम अपनी लड़की को वेश्या बनाकर बाजार में घुमाना चाहते हो तो अच्छी तरह घुमाओ, मुझे अब उससे विवाह नहीं करना। वृद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी। भाई साहब, तब मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा, महाशय, आप मेरे पिता के तुल्य हैं और मुझे जानते हैं। यदि आप मुझे इस योग्य समझे तो मैं इस देवी को अपनी हृदयेश्वरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैं जिस दशा में हूँ आप देख रहे हैं। संभव है मेरा जीवन इसी तरह कट जाए, लेकिन श्रद्धा, सेवा और प्रेम
यदि जीवन को सुखी बना सकता है तो मुझे विश्वास है देवी के प्रति मुझ में इन भावों की कमी न रहेगी। बूढ़े बाबा ने गदगद होकर मुझे कंठ से लगा लिया। उसी क्षण मुझे अपने घर ले गए, भोजन कराया और विवाह का शगुन कर दिया। मैं एक बार युवती से मिलकर उसकी सम्मति लेना चाहता था। बूढ़े बाबा ने मुझे इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। युवती से मिलकर मुझे ज्ञात हुआ कि वह रमणियों में रत्न है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया। मैंने अपने मन में जिस सुंदरी की कल्पना की थी वह हूबहू उससे मिलती है। मुझे देर ही सही विश्वास हो गया कि मेरा जीवन उसके साथ सुखी रहेगा। मुझे अब आशीर्वाद दीजिए। युवती आपकी पत्रिका बराबर पढ़ती है और आपसे उससे बड़ी श्रद्धा है। जून में विवाह होना निश्चिंत हुआ है। मैं स्पष्ट कह दिया कि जेवर कपड़े नाम मात्र के ही ले आऊँगा, कोई धूमधाम न करूँगा। वृद्ध ने कहा, मैं तो स्वयं यही कहने वाला था। मैं कोई तैयारी नहीं चाहता, न धूमधाम से मुझे इच्छा है। जब मैंने आपका नाम लिया कि वह मेरे बड़े तुल्य हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुए। आपके लेखों के बड़े आदर करते हैं। मैंने कुछ खिन्न होकर कहा, सब तो ठीक है, लेकिन इस समय तुम्हें विवाह करने का सामर्थ्य भी तो नहीं है। जो कुछ ना हो तो कम से कम 50 रुपये बधी हुई आमदनी तो होनी ही चाहिए। जोशी ने कहा, भाई साहब, मेरा उद्धार विवाह से ही होगा। मेरे घर से निकलने का कारण भी विवाह ही था और घर वापस जाने का कारण भी विवाह ही होगा। जिस समय प्रमीला हाथ बांधे हुए जाकर पिता के चरणों में गिर पड़ेगी, उनका पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। समझेंगे विवाह तो हो ही चुका, अब वधू पर क्यों जुल्म किया जाए। तब उसे आश्रय मिल जाएगा तो मुझे झक मारकर बुलाएंगे। मैं इसी जिद से घर से निकला था कि अपना विवाह अपनी इच्छा अनुसार बिना कुछ लिए कर दूंगा, और वह मेरी प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। प्रमीला इतनी चतुर है कि वह मेरे घर वालों को चुटकियों में मना लेगी। मैंने तखमीना लगा लिया है, कुल 300 रुपये के खर्च होंगे। यही 300-400 रुपये मुझे ससुराल से मिलेंगे। मैंने सोचा है प्रमीला को पहले यहीं ले आऊँगा। यहीं से वो मेरे घर पत्र लिखेगी और आप देखिएगा, तीसरे ही दिन चचा साहब गहनों की पिटारी लिए आ पहुँचेंगे। विवाह हो जाने पर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने विवाह की खबर दी ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, मैं 300 रुपये कहाँ से लाऊंगा। जोशी ने कहा, 300 रुपये नगद थोड़े ही लगेंगे, कोई 100 रुपये के कपड़े लगेंगे। 100 रुपये में 1-2 सुहाग की चीज़ें बनवा लूँगा और 100 रुपये राह खर्च समझ लीजिए। उनका मकान काशीपुर में है, वहीं से विवाह करेंगे। यह बंगाली सोनार जो है आपके सामने, आपके कहने पे 1 सप्ताह के वादे पर जो जो चीज़ें मांगूंगा दे देगा। बजाज भी आपके कहने से दे देगा। नगद मुझे केवल 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और ज्यों ही उधर से लौटूंगा त्यों ही दे दूंगा। बारात में आप और माथुर के सिवा कोई तीसरा आदमी न होगा। आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह अब तक आपने मुझे भाई समझकर सहायता दी थी, उसी तरह एक बार और दीजिए। मुझे विश्वास था कि आप इस शुभ कार्य में आपत्ति न करेंगे, इसलिए मैंने वचन दे दिया। अब तो आपको ही यह डोंगी पार लगानी पड़ेगी। देवी जी बोली, मैं कहती थी उसे 1 पैसा मत दो, कह दो हम तुम्हारी शादी के झंझट में नहीं पड़ेंगे। ढपोर संख ने कहा, हाँ तुमने अब की बार ज़रूर समझाया, लेकिन मैं क्या करता, शादी का मामला, उस पर उसने मुझे भी घसीट लिया था। उसकी इज्जत का कुछ तो ख्याल करना पड़ता। देवी जी ने मेरा लिहाज किया और चुप हो गई। मैं अब उस वृत्तांत को नहीं बढ़ाऊंगा। सारांश यह है कि जोशी ने ढपोर संघ के मत्थे 100 रुपये के कपड़े और 100 रुपये के कुछ और के गहने का बोझ लाद दिया। बेचारे ने 100 रुपये एक मित्र से उधार लेकर उसके सफ़र खर्च को दिया। खुद विवाह में शरीक हुए। ब्याह में खासी धूमधाम रही। कन्या के पिता ने मेहमानों का आदर सत्कार खूब किया। उन्हें जल्दी थी, इसलिए वो खुद तो जल्दी ही चले आए, पर माथुर जोशी के साथ विवाह के अंत तक रहे। ढपोर संघ को आशा थी कि जोशी ससुराल से रुपए पाते ही माथुर के हाथों भेज देगा या खुद लेता आएगा, मगर माथुर भी दूसरे दिन आ गए खाली हाथ और खबर लाएं कि जोशी को ससुराल से कुछ भी नहीं मिला।
माथुर से अब उन्हें मालूम हुआ कि लड़की से जमुना तट पे मिलने की बात सर्वथा निर्मूल थी। इस लड़की से जोशी के बहुत दिनों से पत्र व्यवहार चल रहे थे। फिर तो ढपोर संघ के कान खड़े हो गए। माथुर से पूछा, अच्छा, यह बिल्कुल कल्पना थी उसकी? माथुर, जी हाँ। ढपोर संघ, अच्छा, तुम्हारी भाजी के विवाह का क्या हुआ? माथुर, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ढपोर संघ, मगर जोशी ने कई महीने तक तुम्हारी सहायता तो खूब की। माथुर, मेरी सहायता वह क्या करता? हाँ, दोनों जून भोजन भले कर लेता था। ढपोर संघ, तुम्हारे नाम पर उसने मुझसे जो रुपए लिए थे वह तुम्हें दिए? माथुर, क्या? मेरे नाम पर भी कुछ रुपए लिए थे? ढपोर संघ, हाँ भाई, तुम्हारे घर का किराया देने के लिए तो ले गया था। माथुर, सरासर बेईमानी। मुझे उसने एक पैसा नहीं दिया, उल्टे और एक महाजन से मेरे नाम के 100 रुपये का स्टंप लिखवा कर रुपये लिए। मैं क्या जानता था कि धोखा दे रहा है। संयोग से उसी वक्त आगरे के वह सज्जन आ गए जिनके पास जोशी कुछ दिनों तक रहा था। उन्होंने माथुर को देखकर पूछा, अच्छा, आप अभी जिंदा हैं? जोशी ने तो कहा, माथुर मर गया है। माथुर ने हंसकर कहा, मेरे तो सिर में दर्द भी नहीं हुआ। ढपोर संघ ने पूछा, अच्छा, आपके मुरादाबादी बर्तन तो पहुंच गए? आगरा निवासी मित्र ने कौतूहल से पूछा, कैसे मुरादाबादी बर्तन? वही जो आपने जोशी की मार्फत मंगवाए थे। मैंने कोई चीज़ उसकी मार्फत नहीं मंगवाई। मुझे ज़रूरत होती तो आपको सीधा ना लिखता। माथुर ने हंसकर कहा, तो यह रुपए भी उसने हजम कर लिए? आगरा निवासी मित्र बोले, मुझसे भी तो तुम्हारी मृत्यु के बहाने 100 रुपये लाया था। यह तो एक जालिया निकला। उफ, कितना बड़ा चकमा दिया इसने। जिंदगी में यह पहला मौका है कि मैं बेवकूफ़ बना। बच्चा को पा जाऊं तो 3 साल को भिजवाऊंगा। कहाँ है आजकल? माथुर ने कहा, अभी तो ससुराल में है। ढपोर संघ का वृतांत समाप्त हो गया। जोशी ने सिर्फ उन्हीं को नहीं, माथुर जैसे गरीब आगरा निवासी जैसे सज्जन घाक को भी उल्टे छुरे से मुड़ा। अगर भंडा न फूट गया होता तो अभी ना जाने कितने दिनों तक मुड़ता। उसकी इन मौलिक चालों पे मैं भी मुग्ध हो गया। बेशक अपने फन का उस्ताद है, छटा हुआ गुर्गा। देवी जी बोली, सुन तो ली आपने सारी कथा? मैंने डरते डरते कहा, हाँ, सुन तो ली। अच्छा, तो अब आपका क्या फ़ैसला है? इन्होंने घोघापन किया या नहीं? जिस आदमी को एक एक पैसे के लिए दूसरे का मुंह ताकना पड़े, वह घर के 500 रुपये इस तरह उड़ा दे। इसे आप उसकी सज्जनता कहेंगे या बेवकूफ़ी? अगर इन्हें यह समझकर रुपए दिए होते कि पानी में फेंक रहा हूँ तो मुझे कोई आपत्ति न थी, मगर यह बराबर इस धोखे में रहे और बराबर मुझे भी इसी धोखे में डालते रहे कि वह घर का मालदार है और मेरे सब रुपए लौटा ही नहीं देगा, बल्कि कितने ही सलूक करेगा। जिसका बाप 2000 रुपये महीने पाता हो, जिसके चाचा की आमदनी 1000 मासिक है और 1 लाख की जायदाद घर में हो, वह कुछ नहीं तो यूरोप की 1-2 सैर तो करा ही देगा। मैं अगर कभी मना भी करती तो आप बिगड़ जाते और उदारता का उपदेश देने लगते। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि शुरू में मैं भी धोखे में आ गई थी, मगर पीछे से मुझे उस पर संदेह होने लगा और विवाह के समय तो मैंने जोर देकर कहा था कि अब 1 पाई भी ना दूंगी। पूछिए झूठ कहती हूँ या सच? फिर अगर मुझे धोखा हुआ तो मैं घर में रहने वाली स्त्री हूँ। मुझे धोखे में आ जाना क्षम्य है, मगर यह लेखक हैं, विचारक और उपदेशक बनते हैं। यह क्यों धोखे में आ गए? और जब मैं इन्हें समझाती थी तो क्यों ये अपनी बुद्धिमत्ता को अवतार समझकर मेरी बातों की उपेक्षा करते थे? देखिए, रियायत मत करिए, नहीं तो मैं बुरी तरह खबर लूँगी। मैं निष्पक्ष न्याय चाहती हूँ। ढपोर संघ ने दर्दनाक आंखों से मेरी तरफ देखा, जो मानो भिक्षा मांग रही थी। उसी के साथ देवी जी का आग्रह, आदेश और गर्व से भरी आंखों से ताक रही थी। एक ओर अपनी हार का विश्वास था, दूसरी ओर अपनी जीत का। एक रियायत चाहती थी, दूसरा सच्चा न्याय।
मैंने कृत्रिम गंभीरता से अपना निर्णय सुनाया। मेरे मित्र ने कुछ भावुकता से अवश्य काम लिया है, पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है। ढपोर संग उछल पड़े और मेरे गले से लिपट गए। देवी जी ने सगर्व नेत्रों से कहा, यह तो मैं जानती थी कि चोर चोर मौसेरे ही भाई होंगे। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब तक रुपए में एक पाई मर्दों का विश्वास था, आज तुमने उसे भी उठा दिया। आज यह निश्चय हुआ कि पुरुष छली, कपटी, विश्वासघाती और स्वार्थी होते हैं। मैं इस निर्णय को नहीं मानती। मुफ्त में ईमान बिगाड़ना इसी को कहते हैं। भला मेरा पक्ष लेते तो अच्छा अच्छा भोजन मिलता, उनका पक्ष लेकर आपको सड़े सिगरेट के सिवा और क्या हाथ लगेगा। खैर, हाड़ी गई, कुत्ते की जात तो पहचानी गई। उस दिन से 2-3 बार देवी जी से भेंट हो चुकी है और वही फटकार सुननी पड़ती है। वह न क्षमा चाहती हैं, न क्षमा कर सकती हैं। कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।